मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का 190 वर्ष का कालखंड। 1757 से 1947 तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, इस कालखंड में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिन महान सपूत और सपुत्रियों ने भारत माता के उन उन क्रांति वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व निछावर करके स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, सब तरह के कष्ट सहते हुए जेलों में आजीवन कठोर कारावास का दंड भुगतते हुए दम तोड़ गए। काला पानी जैसे घोर नारकीय अंडमान सेल्यूलर जेल में जो लोग वहां गए, 90% उन महान क्रांतिवीरों को वापस नहीं आने का मौका मिला, वहीं मर कब गए। लेकिन उनकी कहीं जानकारी नहीं दी गई। ऐसा नहीं हो सकता कि जानकारी ना हो। और जो कुछ वापस आए भी वो इस स्थिति में नहीं थे, इस स्थिति में नहीं बचे थे कि वो कुछ भी कर पाए ज्यादा। आकर के वो जिस प्रकार से अपने आखिरी दिनों को, जिस ढंग से उन्होंने देश के अंदर, घर में, बाहर, आगे पीछे, कहीं भी साथी मित्र के पास जैसे कैसे समय काटा, शरीर इतना दुर्बल हो चुका था। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने, असंख्य लोगों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए इस 190 वर्ष के कालखंड में बलिदान किए, कुर्बानियां दी, उनका कहीं नाम नहीं। और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। लेकिन इन क्रांतिवीरों को स्मरण करने का काम इस चैनल के माध्यम से मैं पिछले लगभग 2 वर्षों से कर रहा हूं। 402 वीडियोस के माध्यम से मैं ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख ला चुका हूं। सिंध के राजा ताहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ये मैं 1200 कम से कम ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बलिदानियों की, कुर्बानियों की, उन क्रांतिवीरों की, वीरांगनाओं की, वो उन नींव के पत्थरों की, मौन तपस्वियों की एक लंबी श्रृंखला में आपके सामने रख चुका हूं, एक लंबी पंक्ति रख चुका हूं। अभी ये पंक्ति और बहुत लंबी बनने जा रही है। उसी श्रृंखला में आज एक नाम जुड़ने जा रहा है, नागेंद्र दत्त, श्री नागेंद्र दत्त। बालक नागेंद्र और सुमित दोनों का क्रांतिकारी गतिविधियों में रुझान हो गया था। बालक थे, दोनों मित्र थे। सुमित के पिता के पास रिवॉल्वर था, 2 नाली वाला। नागेंद्र ने सुमित को बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास रिवॉल्वर है, वो जिस दिन घर में नहीं होंगे, बाहर होंगे, उस दिन लाओ ना जरा उसको।
गांव के बाहर कहीं जाके हम देखते हैं जरा कैसे चलता है। और हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमको तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेज़ों को मारना है। इस तरह के एक भाव से बालक नगेंद्र ने अपने मित्र सुमित को रिवॉल्वर लाने के लिए कहा। और एक दिन मौका देखकर, वो गांव से बाहर थे उसके पिता, और सुमित अपना रिवॉल्वर लेके आ गए और गांव के बाहर चले गए। और एक झुरमुट के अंदर, झुरमुट में एक आड़ लेकर, ओट लेकर देखने लगे क्या है। और नागेंद्र ने सुमित को बोला कि क्या ये रिवॉल्वर भरा हुआ है, गोलियां हैं इसमें, कारतूस गोलियां कुछ है, खाली है? सुमित ने बोला मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तो फिर कैसे पता लगेगा? तो नगेंद्र ने और सुमित ने एक दूसरे के साथ ऐसा फैसला किया कि पहले आप मुझ पर इस गोली चलाओगे, मैं फिर आप पर चलाऊंगा, पता लग जाएगा। बड़ी हैरानगी की बात है कि फायर करना है, निशाना लगाना है तो कहीं भी लग सकता था। ये समझ से बाहर है कि ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, बाल बुद्धि ऐसा क्यों सोचा, आश्चर्य होता है। लेकिन चलिए, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। नागेंद्र ने सुमित ने नागेंद्र को कहा पहले तुम चलाओ। नागेंद्र ने सुमित को कहा कि पहले तुम निशाना चलाओ। लेकिन नागेंद्र का सुझाव, जो एक दूसरे पर निशाना लगाने का था, वो स्वीकृत हो गया। और सुमित ने नागेंद्र को कहा कि भाई गोली तो पहले आप चलाओगे। और नागेंद्र ने वो मान लिया, और नागेंद्र ने गोली निशाना बनाया और देखा उसके अंदर से गोली नहीं निकली। वो नाल खाली थी, उसमें गोली नहीं थी। ऐसा ही दूसरा होना था। चलो भाई अब तुम चलाओ। सुमित ने उस रिवॉल्वर से निशाना लगाया, उसमें से गोली निकली। ये अच्छा हुआ कि दोनों के अंदर ये निर्णय था कि यहाँ से नीचे, बॉडी के निचले भाग में ही, घुटने के आसपास, टांग में कहीं भी लग जाए, ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो ये शायद थोड़ा सा बुद्धि वाला मामूली सा काम कर लिया था उन्होंने। गोली निकली और सुमित की गोली नागेंद्र के टांग में लगी। और अब क्या किया जाए? तो कुछ लोगों को बुलाया गया मिल करके, उसको, नागेंद्र को सुमित ने और कुछ लोगों ने मिलके घर पहुंचाया। पता चला कि भाई सच्ची बात बतानी चाहिए अब हमें। बात बता दी गई, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने अंग्रेजों को मारना है, हम क्रांतिकारी हैं। ऐसा हमारे अंदर वो रुझान, वो स्पिरिट, वो आत्मा प्रवेश कर चुकी है, वो भाव दिल रूपी समुद्र में क्रांति करने का हिलोरे ले रहा है, किनारे तोड़ रहा है। ऐसा उफान तूफान, ये वाली बातें इन्होंने किया। इतना बता दिया कि हम बस देखने गए थे कि गोली चलती है कि नहीं चलती। और ऐसा बता करके, और माता पिता ने भी, दोनों के माता पिता ने उनको समझा बुझा करके बात को लाइटली लिया, और बात वहीं खत्म हो गई सही बात बताने पर, टान टपट कर। और थोड़ी देर आगे हुए, ये बड़े हो रहे थे। गांव की पढ़ाई पूरी करने के बाद नगेंद्र कानून की पढ़ाई के लिए सिलहट जिला का सुमानगंज एक बड़ा स्थान था, वहां चले गए। स्थान बड़ा था तो वहां क्रांतिकारियों के साथ परिचय होने लग पड़ा। पुलिस की नजर पड़नी शुरू हो गई थी। अब पुलिस की नजर पड़ रही है, उसके हाथों में आने के बजाय नगेंद्र नाथ दत्त ने पढ़ाई पूरी करने के, पढ़ाई छोड़ने का निश्चय कर लिया
नहीं, यहाँ मैं पुलिस के हाथों में आ जाऊंगा। कलकत्ता पहुंच गया। उन दिनों बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों को एक करने में, उनकी कड़ी जोड़ने में श्री रास बिहारी बोस, महान क्रांतिकारी, 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित करके 1857 जैसी बड़ी क्रांति करने का स्वप्न लेकर, संकल्प लेकर के चले हुए रास बिहारी बोस से उनका परिचय आ गया। वो सब लगे हुए थे, और ये भी नागेंद्र नाथ दत्त भी उनके साथ जुड़ गए। और नागेंद्र नाथ दत्त जो है वो रास बिहारी बोस के साथ मिलने के बाद उनके साथ लगातार काम करते हुए बनारस में उन्होंने अच्छा काम किया। उनको लगता था नागेंद्र नाथ दत्त को कि अरे मैं तो एक महान क्रांतिकारी के साथ पहुंच गया हूं, अब तो मुझे कुछ कमी नहीं रखनी आपस में। बनारस में बहुत अच्छा काम करते करते रास बिहारी बोस का दाहिना हाथ बन गया ये नागेंद्र नाथ दत्त। बहुत विश्वास जीत लिया रास बिहारी बोस का। एक दिन ऐसा होता है, रास बिहारी बोस के पीछे तो पुलिस थी ही थी, तो रास बिहारी बोस के गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी बोस ने जापान जाने का निर्णय लिया। और रास बिहारी बोस का नाम बदल कर उन्होंने अपना प्रियनाथ ठाकुर के नाम से पासपोर्ट बनाया। और नागेंद्र नाथ दत्त रास बिहारी बोस को जहाज तक जब छोड़ने गए, वहां कुछ और भी क्रांतिकारी भेष बदल करके पहुंचे हुए थे। तो रास बिहारी बोस ने, जिनका नाम अब प्रियनाथ ठाकुर हो गया था, उन्होंने आए हुए क्रांतिकारियों को संकेत किया कि ये नागेंद्र नाथ दत्त का नाम अब गिरिजा बाबू होगा। अब आपको जो काम करना है मेरे बाद गिरिजा बाबू के नेतृत्व में काम करना है। और सबको बताया कि नागेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है, नागेंद्र ही अब गिरिजा बाबू थे। खूब सक्रियता से काम होने लग पड़ा। कुछ देर के बाद नागेंद्र की, यानी गिरिजा बाबू की, यानी नागेंद्र की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार करने के बाद पहले क्या होता था, लाहौर षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस, ऐसे में किसी को भी फंसा करके केस की फॉर्मेलिटी करके फांसी घोषित हो जाती थी। फांसी का दंड, कारावास और फिर फांसी का दंड, ये रूटीन मैटर थे। लेकिन गिरिजा बाबू पर, नागेंद्र नाथ दत्त पर, इन दो षड्यंत्र केसों में फंसा करके उन्होंने, पुलिस वालों ने उसे, नागेंद्र नाथ दत्त को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत फंसाना उनको अधिक अच्छा लगा। 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई। आगरा जेल में रखा गया। जेल में भयंकर यातनाएं मिल रही थीं। यातनाओं के बीच में से ये गुजर रहे थे नागेंद्र नाथ दत्त, गिरिजा बाबू। उसी दौर में, उसी भीषण भयंकर यातनाओं में भयंकर पेचिस की बीमारी शुरू हो गई, डायसेंट्री। कमजोर पड़ते चले गए। हाँ, सरकार वास्तव में इस बहुत बड़े क्रांतिकारियों में अब नाम था, तो इससे वो छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन वो कैसे पा सकती है, तो बाकी तो केस चला हुआ है और जेल में है ये, तो उसके इलाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलो ऐसे ही मर जाए, केस का निर्णय आने से पहले ही मर जाए। कोई उसका प्रॉपर इलाज नागेंद्र नाथ दत्त का, गिरिजा बाबू का नहीं करवाया गया। और परिणाम फिर वही हुआ जो सरकार चाहती थी।
यानी वो छुट्टी चाहती थी, छुटकारा चाहती थी। तो सरकार तो छुट्टी पाने के लिए थी ही कि ये इससे हम मुक्त हो जाए, इसको हम यहीं पर इसका हिसाब किताब पूरा कर दें। हाँ, परिणाम तो सरकार के इच्छा के अनुसार हो गया। कैसे हुआ? सन 1918 में भयंकर पेचिश बीमारी के बीच में, भयंकर यातनाओं के बीच में, सन 1918 में जेल के अधिकारियों ने नागेंद्र नाथ दत्त को दूसरी दुनिया की जेल में स्थानांतरित कर दिया। यानी आत्मा परमात्मा के साथ चली गई। जेल के अंदर ही ये भारत माँ का लाल, ये सपूत, ये महान क्रांतिकारी जो बाल्यकाल से लगा हुआ था, भरी जवानी में भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गया, समाप्त हो गया। और उस श्रृंखला के साथ एक नया नाम और जुड़ गया। बलिदान और कुर्बानियों के स्वर्णिम इतिहास के साथ एक स्वर्णिम पृष्ठ और जुड़ गया। नगेंद्र नाथ दत्त, श्री नगेंद्र नाथ दत्त। मैं लगातार आपको ऐसे लोगों की जो भी बलिदान हैं, कुर्बानियां हैं, उनके कारनामे हैं, उनकी बहादुरी, उनका शौर्य, हर प्रकार से जो प्रेरणा का केंद्र हो सकते थे, लेकिन इतिहास में कहीं उनका नाम ना ला करके हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें वीआईपीज थीं, सरकार के साथ मिलकर के ही वो जेल में बैठते थे, दोनों को साइकियाट्रिस्ट मिले हुए थे, और इस सत्याग्रह से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं था। मैं ये बात बहुत बार आपके सामने रख चुका हूँ। इन क्रांतिवीरों को आपके सामने रखते रखते बीच में कहीं कोई गद्दार दिखते हैं तो उनको भी सामने आपके लाता हूँ। आज जे इनकी भी सजा वही होनी थी, फांसी, लेकिन फांसी से पहले ही ये जेल के अंदर उन यातनाओं में दम तोड़ गए और उस भयंकर बीमारी का सामना नहीं कर सके, और उसका प्रॉपर इलाज भी चूंकि नहीं हुआ, और पुलिस और ब्रिटिश सरकार जो है वो ऐसा ही चाहती थी। ऐसे महान नायक क्रांतिवीर को आपके सामने रखते हुए और इतना लंबा इतिहास अभी तक का आपके सामने रखते हुए, और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र तक का इतिहास आपके सामने रखने का संकल्प लेते हुए मैं आपके सामने लगभग रोज, कभी प्रवास पे होता हूँ तो कोई दिन रह जाता है, नहीं तो मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको हर रोज एक नए क्रांतिकारी से, बलिदानी से, उस क्रांतिवीर से परिचय कराऊं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।